नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयतन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। वॉल्यूम यानी आयतन का नाम सुनते से ही कई लोगों को बहुत सारी चीजें, सिलेंडर बेलन याद आता होगा, या क्यूब घन याद आता होगा, या फिर घनाभ याद आता होगा। ठीक है, घनाभ यानी क्यूबॉइड जिसे हम बोलते हैं, या फिर किसी को प्रिज्म याद आता होगा, किसी को पिरामिड याद आता होगा। ठीक है, कई सारी चीजें ऐसे याद आती होगी। किसी को गोला यानी कि स्फेयर याद आता होगा, किसी को छिन्नक वगैरह याद आते होंगे। ठीक है, अब दोस्तों समझिएगा, इन सभी के सभी ने अलग अलग फॉर्मूले रट्टा मार मार के रखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे तरीके यहां बताने वाला हूं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम में हमारे पास यूं समझ लीजिए 10 से 12 शेप हैं। 10 से 12 शेप मतलब जैसे एक सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर मतलब बेलन हो गया, एक घन हो गया, घन यानी कि क्यूब हो गया, एक घनाभ हो गया। ऐसे टोटल 10 से 12 शेप है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इनके किसी के भी अलग अलग फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज की क्लास अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको किसी भी फॉर्मूले के बारे में चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। देखते सही कोई भी शेप आया, अगर आपके पास प्रिज्म आता है तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्या होगा। इन सारी चीजों का आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, और प्रैक्टिकल मतलब भी समझ में आएगा। क्लास के लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से ये भी समझाऊंगा कि एरिया और वॉल्यूम में अंतर क्या होता है। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, एरिया वॉल्यूम में अंतर क्या है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है। वो अंतर मैं इस प्रकार से समझाऊंगा कि हमें आगे आने वाले क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आए कहीं भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अब जो जो मैंने बात यहाँ बड़ी बड़ी की है उनको मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों वॉल्यूम यानी कि आयतन में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक बात समझने वाली ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं कहां से उठा रहा हूं देखिएगा आप लोग, प्रिज्म। वॉल्यूम में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म। प्रिज्म क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कारण है उसका भी आपका समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं सीधे सीधे शब्दों में कि बताइए प्रिज्म क्या होता है। अच्छा समझना, हिंदी मीडियम वाले भी समझना, प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म ही बोलते हैं। ठीक है, कोई अलग नाम नहीं है इसका। ठीक है, हिंदी में भी प्रिज्म ही बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रिज्म क्या होता है, तो आप लोग इस चीज का क्या जवाब देंगे, क्या होगा प्रिज्म। तो अब आप लोग समझिएगा, कई सारी चीजें जो आपने अभी भी अलग अलग पढ़ रखी है ना, वो सभी मिक्स होके और इकट्ठी आपको आ जाएगी आपके सामने और आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। समझना प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए आप लोग दोस्तों, अभी अभी आप लोग जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, उस रूम को अगर आप ठीक से देखोगे, उस रूम को अगर आप ठीक से देखोगे तो उसका जो जमीनी एरिया है, यानी ये फ्लोर वाला जो हिस्सा है और छत वाला जो हिस्सा है, ये लगभग एक जैसा हिस्सा होता है, सेम एरिया होता है। जैसा शेप इस जमीन का है ऐसा ही शेप इस छत का है। ऐसा है या नहीं है बताओ मुझे आप लोग देख के। ऐसा तो नहीं है कि ये जो नीचे वाला जमीन वाला हिस्सा ऐसा चौखुट है और ऊपर वाला ऐसा गोला बना हुआ है, कुछ ऐसा है क्या। एक जैसा हिस्सा है ना छत और इसका। बस प्रिज्म की डेफिनेशन यही होती है कि वो हर वस्तु जिसका जमीनी भाग यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा है और जो छत है वो अगर एक जैसा दिखाई दिया तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रिज्म बोला जाएगा। समझ में आया बात, प्रिज्म का क्या मतलब था। तो प्रिज्म की कई सारी वेराइटीज हो सकती है, मैं आपके सामने हर एक एग्जांपल रखता हूं प्रिज्म के। ठीक है, समझिएगा आप लोग। जैसे आपका जो घर है ना वो मैं यहां बना देता हूं। इसी प्रकार का कुछ घर है आपका बना हुआ, आपका रूम जो है वो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि गोल बना रखा है आपने रूम को, ऐसा ही बना होगा लगभग रूम। ठीक है, अब आप इस रूम की देखना, दो बातें नोटिस करना आप इस रूम की है ना। एक तो ये देखो जहां आप लोग बैठे हो, ये जमीनी वाला भाग, फ्लोर वाला एरिया आपका। ठीक है, और एक आप वो देखो छत वाला हिस्सा, ये रहा आपका छत वाला हिस्सा। ये फ्लोर वाला हिस्सा और छत वाला हिस्सा एक जैसा है या नहीं है बताओ मुझे आप लोग।
यही तो मैंने समझाया है अभी आपको। फ्लोर वाला और छत वाला हिस्सा एक जैसा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं होना जैसे कि आप यहाँ फ्लोर में देख रहे हैं तो इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, और यही 4 भुजाएं छत में, 1 2 3 4 भुजाएं। ऐसा जहां जहां भी होगा वो प्रिज्म कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, समझिए ये तो प्रिज्म है ही सही। अब मैं अगर छत और वो ऐसा बना दूं, देखिए आप लोग समझिएगा, मान लीजिए कि कोई आकार ऐसा है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं समझिएगा आप लोग। जिस रूम में आप बैठे हो उसमें कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं हैं, ठीक है, 4 भुजाएं हैं। प्रिज्म की डेफिनेशन याद रखना, प्रिज्म का डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे, कि भैया हमारी जमीन और हमारा छत एक जैसा अगर दिखाई दिया तो वो प्रिज्म हो जाएगा। तो भैया ये जो अभी आप जिस रूम में बैठे हो वो एक स्क्वायर, एक वर्गाकार है जिसमें 4 भुजाएं हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी ना, प्रिज्म की डेफिनेशन के हिसाब से तो 3 भुजाएं भी हो सकती है वहां पे, जैसे आप लोग समझिएगा, है ना। अभी अगर मेरी बात समझ में नहीं हो तो मैं बना रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा आप लोग। क्या ये भी आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है? जैसे देखिए आप लोग, यहां पे ये जमीन थी ना ये, और ये छत थी हमारी, ये जमीनी भाग हो गया और ये छत वाला भाग हो गया। जमीनी भाग और छत वाला भाग एक जैसा था, देखिए मैंने यहां भी जमीनी भाग और छत वाला भाग एक जैसा बनाया है। ये जमीनी भाग यहाँ पे ट्रेंगुलर पार्ट वाला है, ठीक है, और छत वाला भाग अगर आप देखेंगे तो ये रहा छत वाला भाग, दोनों एक जैसा है या नहीं यहाँ भी, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। तो आप लोग समझिएगा, इसका बेस वर्गाकार टाइप था, वर्गाकार या जो भी आप समझो, आयताकार समझ लो। इसका शेप क्या है, ट्रेंगुलर है, इसका जो बेस है वो क्या है, ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो बेस तो कोई भी हो सकते हैं। प्रिज्म की शर्त ये है, जैसा जमीनी भाग ऐसा छत वाला भाग। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में घुस जाए पूरी तरीके से, ठीक है। तो समझिएगा, इसकी जमीनी भाग भी ऐसा ही है जैसा इसका छत है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया, प्रिज्म में आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये था 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला ऊपर छत और 3 भुजाओं वाले नीचे जमीन। अब ऐसा भी तो हो सकता है, समझिए आप लोग, 1 2 3 4, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए आप लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 भुजाएं, ठीक है। इसका आधार वर्गाकार था, 4 भुजाओं वाला था, इसका 3 भुजाओं वाला था। इसका कितने कितने भुजाओं वाला बना रहा हूं मैं, 6 भुजाओं वाला बना रहा हूं, ठीक है। तो अभी जोड़ना बाकी है, देखिए मैं जोड़ देता हूं। इससे ये जुड़ जाएगा, इससे इधर ये जुड़ जाएगा, इससे इधर ये जुड़ जाएगा, ठीक है, इससे इधर ये जुड़ जाएगा, इससे इधर ये जुड़ जाएगा, इससे इधर ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं, इसका ये जमीनी वाला भाग था, नीचे वाला भाग, और इसका ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग देखिए आप लोग, ठीक है। तो मैंने इसका जमीनी भाग और ऊपर वाला भाग दोनों ही सेम बनाया था। मुझे ये बताओ, ये वर्गाकार था, ये त्रिभुजाकार था, और ये कौन सा आकार है, 1 भुजा 2 3 4 5 6 भुजाएं, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। ये हेक्सागन बोलते हैं हम इसे। पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया मैंने हेक्सागन, बताओ जरा। आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता है हेक्सागन का एरिया कैसे निकलता है, वो बात छोड़ते हैं अभी हम केवल प्रिज्म का मतलब समझ रहे हैं। तो प्रिज्म का मतलब ये भी हो सकता है कि नीचे भी 6 साइड और ऊपर भी 6 साइड। प्रिज्म का मतलब ये भी हो सकता है कि नीचे भी 3 साइड वाला, ऊपर भी 3 साइड वाला। प्रिज्म का मतलब ये भी कि नीचे भी 4 साइड, ऊपर से भी 4 साइड बन रही हो, कुछ भी हो सकता है। बस जैसा नीचे हो ऐसा ही ऊपर होना चाहिए, तो प्रिज्म हो जाएगा। तो याद रखें, ये भी क्या होगा, प्रिज्म होगा। क्या अब आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे ये 6 साइड की जगह 5 साइड वाला ऊपर 5 साइड वाला नीचे फिट कर देंगे तो वो भी प्रिज्म होगा। 10 साइड वाला ऊपर 10 साइड वाला नीचे फिट कर देंगे तो वो भी प्रिज्म होगा। तो आप लोग यहां तक आते आते प्रिज्म का मतलब तो समझ गए हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ठीक है। यहां तक तो बहुत अच्छे से बात आपको, अच्छा ये दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को, 1 मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा आगे की कहानी, ठीक है।
और भी कई सारे शेप है जो प्रिज्म में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे आप लोग समझिएगा, मैं यहां बना रहा हूं, ये एक बेलन बना रहा हूं मैं। क्या बनाया मैंने? ये एक बेलन। मैंने प्रिज्म की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? इसे हम सिलेंडर बोलते हैं, बेलन, ठीक है। क्या ये भी प्रिज्म होगा? बिल्कुल होगा। अगर इसके नीचे का शेप और ऊपर का शेप एक जैसा है तो होगा ही सही। आप लोग समझ रहे हैं? यहां पे देखिए, नीचे वाले को मैं रेड से कर देता हूं। देखिए आप लोग, नीचे वाला फ्लोर हमेशा रेड से किया है, और जो इसकी छत है वो छत हमेशा कौन से कलर की है? ब्लू कलर की। ब्लू कलर की बना दी हमने। तो ये जो सिलेंडर है, ये जो बेलन है, ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्रिज्म में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इसको प्रिज्म नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोग मान के चलिए, ठीक है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, आप लोग मान के चलिए कि ये भी क्या है? प्रिज्म है, ठीक है। क्योंकि प्रिज्म की डेफिनेशन तो यही है, जैसी छत ऐसा वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हिस्सा, देखिए एक चीज और देख लेते हैं हम। अच्छा ये जो रूम बनाया है ना हमने, इसकी लगभग हर एक साइड सेम दिखाई दे रही है हमें। ए और ए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप साइड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए इसकी भी साइड में स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है लेता हूं इस ट्रायंगल की, ठीक है। कुछ भी रख देते हैं, समझिएगा आप लोग। आपका रूम समझ लीजिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम है, ठीक है। लेकिन एक रूम ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है समझिए, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो, जैसे ये वाला रूम। तो रूम कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक रूम तो वो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम हो, और एक रूम वो होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो। तो मैं लिख देता हूं, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये लंबाई ले लेते हैं, ये वाली जो है ना ये चौड़ाई ले लेते हैं, ब्रेथ, ये लंबाई हो गई एल, और ये हम ऊंचाई ले लेते हैं एच, ठीक है। ये तो रूम 2 प्रकार के पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है इसका नाम क्यूब होता है, घन बोलते हैं इसे, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? घना बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं बस आपको इतना सा समझा रहा था कि किसी की जमीनी भाग और किसी का ऊपर वाला भाग अगर सेम हो तो वो क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। और ये मैंने आपको सारी चीजें क्यों समझाई है, समझना आप लोग। इन सभी का अगर हमसे पूछा कि बताओ वॉल्यूम क्या होगा, दोस्तों सभी का एक ही जैसा फॉर्मूला है। आपने अभी तक, अब मेन मुद्दे की बात मैं अब बता रहा हूं आपको, अभी तक क्या करते आए कि हम सबका अलग अलग फॉर्मूला याद करके आए। इसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला, सिलेंडर का अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला। मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो सब में एक साथ अप्लाई हो जाएगी। आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है और वो सभी में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोग समझना, एक्चुअली हमारे पास क्या होगा? 3 प्रकार की चीजें होंगी। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी मैं बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा हूं, हम इनको पूरा ओपन करके रखेंगे, ठीक है। एक क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम, आयतन। इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग समझिएगा अच्छे से। ये तो आप लोग समझ गए, मैंने बस अभी इतना सा समझाया कि प्रिज्म क्या होता है, जिसका जमीनी भाग, ऊपर भाग एक जैसा जहां भी मिलेगा वो क्या होगा? हमारा प्रिज्म। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई अभी तक तो हमारी क्लास सक्सेसफुल है। और ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं प्रिज्म के, ठीक है। अब देखिएगा एक एक करके हम लोग इनकी बात करते हैं कि इनका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए तो एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा मैं ना अभी इन दोनों को साफ कर रहा हूं, फिर बाद में फिर बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना जनरेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा ना, तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि यह होता क्या है। दोस्तों बिल्कुल सीधा सिंपल मतलब है इसका। जब भी आपके सामने पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, समझ जाना वो दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? दीवारों का। ये जो दीवार है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, लोड मत लेना। कर्व का मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं क्योंकि यार कर्व में तो ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल घुमा हुआ, नहीं। एग्जाम में जनरली वो कर्व का मतलब दीवारें भी निकाल देते हैं, ठीक है। कर्व में ऐसी वाली चीज तो शामिल हो ही रही है, दीवारें भी शामिल हो गई हैं, ठीक है। तो आप लोग ब्रैकेट में चाहें तो आपकी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं कि दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है, कट सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए अब हम अच्छे से एक एक का कट सरफेस एरिया निकालेंगे, बड़ी आसानी से, बड़े मजे से निकालेंगे। देखिए आप लोग दोस्तों, कट सरफेस एरिया का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अभी मैं एक एक का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ये फॉर्मूला कहां से आया उसका भी मतलब हमें समझना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में ये यूज होगा। हमें पता होना चाहिए कि ये जब भी ये दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कैसे हो जाता है, ठीक है। बेस पेरीमीटर इसे हिंदी में हम बोलेंगे आधार परिमाप। क्या बोलेंगे, आधार परिमाप। और साथ में ऊंचाई, ऊंचाई को मैं हाइट ही लिख दूं यहां पे h, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों याद रखना, प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आया, किसका क्वेश्चन आया, प्रिज्म का। प्रिज्म का जब भी कोई भी क्वेश्चन आया, उसका कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो याद रखना, प्रिज्म का कोई भी दुनिया का क्वेश्चन बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे बना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अप्लाई करना सिखा दूं कि बेस पेरीमीटर इंटू हाइट मतलब इसका कट सरफेस एरिया क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो मैं आपको निकालना बता देता हूं, ठीक है। इस फॉर्मूले के माध्यम से समझिएगा आप लोग। अब देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि भैया इसका बताओ जरा, इसका कट सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो इसका कट सरफेस एरिया पूछने से पहले वो हमें देंगे कि ये लंबाई क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जैसे अभी हमने स्मॉल ए मानी हुई है, ठीक है। अच्छा, कट सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, बेस पेरीमीटर आधार का परिमाप। दोस्तों आधार का परिमाप, परिमाप समझ रहे हैं आप लोग। पहले तो आधार बताओ, बेस मतलब समझ रहे हैं, बेस मतलब ये जो जमीन है ना हमारा, ये बेस है। तो इस बेस का परिमाप, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो रेड रेड में बना हुआ है, इस बेस का परिमाप क्या है। परिमाप मतलब कि सारी भुजाओं को जोड़ दो। हमने हमारे रूम की हर एक भुजा की लंबाई स्मॉल ए मानी है, ये वाली भी स्मॉल ए, वो वाली भी स्मॉल ए, वो वाली भी स्मॉल ए, और वो वाली भी स्मॉल ए। तो मुझे बताओ परिमाप कितना हो गया। परिमाप मतलब सारी भुजाओं को जोड़ दो, तो कितने ए हो गए, 4a हो गए या नहीं हो गए, अगर चारों भुजाओं को जोड़ देंगे हम तो इसके आधार का जो परिमाप हो गया, क्योंकि इसकी हर भुजा हमने स्मॉल ए मानी है, ठीक है। समझिएगा आप लोग, नहीं तो आप बोलोगे कि ये पीछे वाली भुजा भी तो कुछ और हो सकती है, वो कुछ और हो सकती है, नहीं, हमने फिक्स कर लिया है हर एक भुजा स्मॉल ए है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इसका आधार का परिमाप कितना हो गया, 4a हो गया या नहीं हो गया। ये हो गया बेस पेरीमीटर आधार का परिमाप। उसके साथ हाइट का मल्टीप्लाई करना है, एज का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसकी हाइट ये रही, आपके कमरे की ऊंचाई भी हमने वही स्मॉल ए ही मानी हुई है, तो यहां पे मैं इंटू क्या कर दूं, ए कर दूं, तो फाइनली मुझे 4a इंटू ए क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को, ठीक है। अब आप लोग देखिए, अब आपसे ऐसे इसका पूछ लिया गया कि बताओ भैया इसका क्या होगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इसके आधार का परिमाप क्या होगा। इसमें कितनी भुजाएं, 3, 1 2 और 3, तो ए और ए कितने ए हो गए, 3a हो गए या नहीं हो गए। यहां लिख दूं मैं 3a, ऊपर 4a थे, यहां 3a है। समझ रहे ना क्यों, ऊपर 4 साइड वाला था, नीचे 3 साइड वाला है, तो 3 है। ये नीचे 6 साइड वाला आ रहा, तो यहाँ 6a लिखने पड़ेंगे हमें। समझ रहे हैं आप लोग। तो आधार का परिमाप तो हो गया हमारा 3 है। अब इंटू हाइट, ये हाइट है इसकी, ये ऊंचाई है इसकी, या तो ये देख लो या ये देख लो, ये सब ऊंचाई है, ठीक है। तो हाइट को हम h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है, यहां हमने a मानी थी ना, तो अब ऐसा मत सोचना कि ये भी है ये भी है तो इसको भी a माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा ऐसा यहां हम ले लेंगे। अगर वो बोलेगा कि ये a है और ये भी a है तो हम इसको भी a रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए आधार का परिमाप तो 3a हो गया और हमने हाइट h मान ली।
क्वेश्चन अगर देगा कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो हम यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने h माना है तो हम यहाँ क्या रख ले, h रख लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा 3a और h हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, समझ में आया आपको। अब चलो इस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये साइड्स अलग अलग भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है अलग अलग। अगर मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप तो आधार का परिमाप जोड़ लो जरा कितना हो रहा है। तो आधार का परिमाप जब आप करोगे तो मतलब 2 + 3 + 5 जोड़ लेना, बड़ी आसानी से आ जाएगा जुड़ के। तो साइड अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, इसमें 6 साइड है, इसमें भी मैं हर साइड को स्मॉल ए मान लेता हूं। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, 6 साइड है। तो मुझे बताओ आधार का परिमाप 6a बोलेंगे हम लोग कि इसमें तो 6a हो गए। और ऊंचाई भी इसकी मैं h मान लूं, ये जो ऊंचाई है ये कितनी मान लूं मैं, h। तो ये h ले ली मैंने। सभी का कनेक्शन सेम है, बेस परिमाप इंटू ऊंचाई। तो यहां कितना आंसर हो गया हमारा, 6a और h हो गया। समझ आ रही है आप लोगों को बातें अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन आएगा प्रिज्म से जुड़ा हुआ, प्रिज्म हम लोग समझ गए हैं कि ये कौन कौन लोग होते हैं प्रिज्म। तुरंत हमें बस ये बात याद आनी चाहिए, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, तो काम खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे हमने यहां करा अभी, ये बेस का परिमाप था, ये ए, ये ए, ये ए, ये 4 हो गए। यहाँ ये ए, ये ए, ये 3 हो गए। यहाँ 6 थे, 6 साइड थी तो 6 हो गए। और इसकी ऊंचाई मैंने स्मॉल ए मानी थी तो स्मॉल ए रख दिया। इसकी ऊंचाई मैंने एच मानी। अच्छा, इसकी ऊंचाई भी आप एच भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो दिया होगा वो रख लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। ये एच है तो ये एच यहाँ फिट कर दिया मैंने। समझ रहे हैं आप लोग इन चीजों को, ठीक है। अच्छा, 2 लोग और बच गए हैं। 2 लोग में कौन बच गए हैं मैं यही लिख लेता हूं, ठीक है। एक हमने बनाया था ना अभी बेलन, ऐसा बनाया था या नहीं बनाया था अभी। ये भी तो प्रिज्म है क्योंकि इसका भी जो जमीनी एरिया और छत वाला भाग एक जैसा है। तो मुझे ये बताओ, इसका अगर आपको बताना हो कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या बताओगे आप, बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर मतलब ये एक सर्कल है, और मुझे बताओ इस सर्कल का परिमाप क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है या नहीं होता है, 2πr होता है या नहीं होता है, बताओ मुझे। इस चीज का परिमाप क्या होगा, आधार का परिमाप। यहां भी मैंने आधार का परिमाप लिया, ए और ए और ए और ए 4 है। इसी प्रकार से सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है या नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ इसको मैं h मान लूं, h तो मल्टीप्लाई h हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2πrh हो गया, खत्म बात। समझ रहे हैं आप लोग। और एक और मैंने क्या बनाया था अभी, एक मैंने ये बनाया था क्यूबॉइड, घनाभ, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग थी, ठीक है। जैसे देखिए, ये लंबाई मान लेता हूं मैं, ये चौड़ाई मान लेता हूं मैं, ये चौड़ाई, और इसको मैं ऊंचाई मान लेता हूं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब मुझे बताएं आप लोग, इसको थोड़ा समझिएगा। इसका अगर मैं आधार देखूं, ठीक है, इसका आधार देखिएगा ठीक से, ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई है इसकी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये लाइन, ये पूरा आधार है इसका 4 साइड वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आधार समझ गए ना आप लोग, ये आधार है इसका, ठीक है। तो मुझे बताओ मैंने जो शेप बनाया है लंबाई चौड़ाई, तो ये अगर L है तो ये वाली लेंथ भी L होगी, ये वाली भी L होगी। ये अगर B है तो ये वाला भी कितना होगा, B होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इस आधार का परिमाप कितना हो गया, इन चारों को जोड़ दो तो 2 तो L हो जाएंगे और 2 B हो जाएंगे। तो 2L + B क्या होगा, 2L + B हो जाएगा ये, ठीक है। और इंटू क्या करेंगे हम लोग, ऊंचाई, ऊंचाई भी तो करना पड़ेगा ना। ये तो आधार का परिमाप हो गया, आधार परिमाप कितना हो गया, 2L और 2B हो गए। अब साथ में ऊंचाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे H लिख देता हूं मैं। तो 2L + B इंटू H, ये हो गया हमारा कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों प्रिज्म के मैंने कितने एग्जाम्पल दिए हैं, 5 एग्जाम्पल दिए हैं। लेकिन ये यहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि देखिए ये प्रिज्म वो था जो 4 भुजाओं वाला था, वर्गाकार था। ये प्रिज्म वो था जो 3 भुजाओं वाला था। ये 6 भुजाओं वाला था, इसमें कोई भुजा नहीं थी, इसमें 4 भुजाएं थी। ऐसे भी प्रिज्म हो सकते हैं जिनमें 6 की जगह 5 भुजाओं पे बना हो।
8 भुजाओं पे बना हो, 10 भुजाओं पे बना हो, 20 भुजाओं पे बना हो, कुछ भी हो सकता है प्रिज्म, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि प्रिज्म ये 5 ही होते हैं, कई सारे लोग प्रिज्म होते हैं, ठीक है। चलिए, जितने भी वो कई सारे होते हैं सभी के लिए फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई होगा, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये तो हमने सीख लिया कि हर बार हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब मैं आपको ये यहां पे बता देता हूं कि जब भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है, कर्ड सरफेस एरिया निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला बेस पेरीमीटर इनटू हाइट क्यूब होता है, ठीक है। और हम एक बार फिर से गौर करेंगे कि कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट कैसे हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा का पूरा नोट डाउन करें एक बार, ठीक है, फिर मैं उस पर ला रहा हूं आप लोगों को। चलिए, तो मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू ये बात बताता हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। अगर आपको ये बात पता होगी ना कि ये फॉर्मूला कर्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कर्ड सरफेस एरिया बोलते किससे हैं। उसके बाद दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला कैसे बना है। अगर ये दो बातें हमें पता है तो आज के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आया, आप बड़ी आसानी से हंसते खेलते हुए कर जाओगे, ठीक है। चलिए, तो हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, दीवारें समझ लो, दीवारों का क्षेत्रफल। और मैंने आपको ये बताया था ये कर्ड का मतलब तो ऐसा सर्कुलर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने दीवारों को भी कर्ड सरफेस एरिया ही बोला है, ठीक है। तो कर्ड सरफेस एरिया का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसे बोला जाता है कर्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दीवार चाहे वो गोल में भी हो सकती है, जैसे बेलन बनाया था ना अभी तरह, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग। अब चलो, ये बात तो हम समझ गए कि ये दीवारों की बात कर रहे हैं, दीवारों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पांचों दीवारों, जितनी भी दीवारें हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बेस पेरीमीटर इनटू हाइट कैसे हो गया, तो आप लोग समझिएगा। आपका रूम का एग्जांपल ले लो आप, ये बना हुआ है रूम, यहां पे मान लो आपका रूम मैंने यहां बना दिया, और ये मान लो कि उस रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी है, लगभग ऐसी होगी आपके रूम की। जिस रूम में, अगर हॉल में बैठे होंगे तो बात अलग है, रूम में बैठे होंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होगी। देखो इसे लंबाई में चौड़ाई में एक जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मान लेना, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई एक जैसी और ऊंचाई भी सेम समझ लो, ये ऊंचाई भी सेम है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब कर्ड सरफेस एरिया का मतलब चारों दीवारों का एरिया बताओ, तो समझिएगा आप लोग। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका रूम है ना, इस रूम में से मैं एक दीवार को यहां रख रहा हूं, और हमें पता है कि ये दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई सेम है। एक दीवार, मान लो आपका फेस जिस दीवार की तरफ है उसी दीवार को उठा के मैंने यहां रख दिया, तो मैंने जैसे बताया कि दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी एक जैसी है, तो ये मैंने केवल एक दीवार की बात की है। अच्छा मुझे बताओ इस दीवार का एरिया क्या होगा, इस दीवार का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे कितना होगा, ए स्क्वायर होगा इस दीवार का एरिया। और मुझे बताओ अगर एक दीवार का एरिया ए स्क्वायर है तो सभी की सभी दीवारें एक ही जैसी हैं, क्योंकि हमने सभी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी मानी है। तो मुझे बताओ हमारे पास 4 दीवार है या नहीं, 4 दीवार। एक दीवार का एरिया अगर ए स्क्वायर होता है तो 4 दीवार का एरिया 4a स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे आप लोग। एक दीवार का एरिया अगर ए स्क्वायर तो 4 का 4a स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग, बाय फॉर्मूला भी हम लोग यही निकाल के लाए हैं, लेकिन इसे फॉर्मूला कहां प्रूफ होता है। क्वेश्चन तो यह है कि बेस पेरीमीटर इनटू हाइट कैसे कर दिया आपने, यहां तो ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बता दिया। अब देखिए डायरेक्ट कैसे आंसर निकालते पता है हम लोग, समझिएगा आप लोग। जैसे ये चारों दीवारें हैं, इसके पड़ोस में मैं एक दीवार और खड़ी कर देता हूं, ये दूसरी दीवार हो गई, ठीक है। इसके पड़ोस में मैं एक दीवार और खड़ी कर देता हूं, ये तीसरी दीवार हो गई। इसके पड़ोस में मैं एक दीवार और खड़ी कर देता हूं, ये चौथी दीवार हो गई, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सभी की सभी दीवारें, एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और ये चौथी दीवार।
सभी दीवारें एक जैसी हैं, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी की एक जैसी है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर अब इन चारों दीवारों का एक साथ एरिया निकालना हो, ये चारों दीवारों का क्या निकालना हो, एक साथ एरिया निकालना हो, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग, इस वाले को देखिए, इतनी इतनी साइज ए है, इसकी भी इतनी इतनी साइज ए है, इसकी भी इतनी इतनी साइज ए है, इसकी भी इतनी इतनी साइज ए है, और ये क्या है, ये भी ए है हमारा, ये भी स्मॉल है, ये ऊंचाई है हमारी। तो आप लोग समझिए, इस पूरे का एरिया अगर इकट्ठा करके निकालना हो, मतलब चारों दीवारों को इकट्ठा करके निकालना हो, तो क्या करोगे? तो दोस्तों आपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा है ना, ये आयताकार चीज है या नहीं है, मुझे बताओ आप लोग। रेक्टेंगल है या नहीं है? ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? बेस इंटू हाइट, 4a इंटू ए, बेस इंटू हाइट करते थे या नहीं करते थे हम लोग? तो दोस्तों देखिए, बेस कितना हो गया, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a हो गया या नहीं हो गया? 4a इंटू ए यानी कि 4a स्क्वायर एरिया हो गया नहीं? जो चीज हमें यहां करी वो यहां करी हमने। तो हो क्या रहा है पता है, हमने चारों दीवारों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया और बोल दिया कि ये स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। मतलब चारों दीवारों का परिमाप जुड़ गया ना, नीचे नीचे वाला पूरा हिस्सा जुड़ गया। तो इसलिए हमने बोला कि आधार का परिमाप ले लो। एक दीवार का परिमाप ये रहा, एक दीवार का ये रहा, एक दीवार का ये रहा, एक दीवार का ये रहा, एक दीवार की लंबाई 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 लंबाई, यानी कि पूरे रूम का परिमाप हो गया ना वो ए और ए और ए और ए करके, तो वो 4a हो गया। और 4a में ऊंचाई ए का मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी दीवारें आ जाएंगी चारों की चारों। इसलिए होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो ना, तो मैंने समझाया बहुत अच्छे से, आप लोग फिर 5 मिनट बैक जाएं और वहां से फिर सुनना शुरू करें, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए, मैंने इस चीज का आपको प्रूफ दे दिया है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए थोड़ा सा नोट डाउन करें आप लोग। अब समझिएगा आप लोग, वॉल्यूम में हमसे 3 चीजें पूछी जाएंगी, 3 चीजें। एक हमने पढ़ ली है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, या तो इसे संपूर्ण क्षेत्रफल बोला जाएगा या कुल क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात सुनिए, जैसे आपका मकान है, आपका घर है, ठीक है, उसमें आपसे पूछ लिया कि संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। संपूर्ण मतलब चारों की चारों दीवारें तो आई गई, और क्या बच गया? और हमारा एक फ्लोर बच गया और हमारी एक छत बच गई। इसके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है आपको रूम में? इससे पहले हमने क्या निकाला था? केवल दीवारें निकाली थी, लेकिन अब वो ये बोलना चाह रहा है कि दीवारों के साथ साथ जमीनी भाग भी निकालो और छत वाला भाग भी निकाल के दो। तो अब हमें 4 तो दीवारें और एक जमीनी भाग और एक ऊपर वाला भाग। तो देखिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालना हो तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना ही पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब दीवारें आ गई इसके अंदर, प्लस दीवारों के साथ क्या लेना? अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया समझ रहे हैं ना, अभी पढ़ा हमने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक तो हमारे पास क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब दीवारें आ गई, लेकिन अब दीवारों के साथ जमीनी और ऊपरी भाग दोनों जोड़ना पड़ेगा। और आपने देखा है प्रिज्म में क्या होता है, जमीन वाला भाग और छत वाला भाग एक जैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया, 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया। समझे आप लोग? ये जो बेस का एरिया है ना, ये बेस एरिया जमीनी भाग, इसको मैं डबल कर दूं, डबल करने से जमीनी भाग तो आ ही जाएगा और छत वाला भाग भी आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ मुझे आप लोग। तो दोस्तों चारों दीवारें किसने कवर कर ली? कर्व्ड सरफेस एरिया ने कवर कर ली, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ने। और जो जमीनी भाग और ऊपर भाग किसने कवर कर लिया? इसने कर लिया, 2 टाइम्स इंटू बेस एरिया। ये जो आधार का क्षेत्रफल इसका डबल कर लो तो ये जमीनी भाग और छत भाग दोनों आ जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? अच्छा, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे होंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बेस एरिया यानी आधार क्षेत्रफल लिख लें आप लोग, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए,
तो आप लोग इस चीज को समझ गए अच्छे से। अब देखिए आप लोग, मैं एक एक करके इन सबका फिर से निकालता हूं, ये भी चीज टोटल सरफेस एरिया भी निकालता हूं, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो दोस्तों मुझे ये बताओ, इसमें हम एक एक करके सभी का निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, आप लोग चिंता ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बताओ कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता था? अभी हमने पढ़ा है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, आधार परिमाप के साथ ऊंचाई का गुणा कर दो। इसका बेस का पेरीमीटर 4a है या नहीं? 4a बेस पेरीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? a है। ये हो गया, ये हमारा हो गया कर्ड सरफेस एरिया, प्लस 2 इंटू बेस एरिया करना है हमें, 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। अब मुझे ये बताओ, ये आपका मकान है, ये आपका घर है, इसका बेस का एरिया कितना होगा? बेस एरिया मतलब ये कितना होगा? ये वाला एरिया, ये एक वर्ग है आपके पास a बाई ए का, तो बेस एरिया a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को? बेस एरिया आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर, a का वर्ग हो जाएगा। हो गया काम खत्म। समझ गए आप लोग चीजों को? तो भैया जब भी ऐसा आया तो ये 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर करोगे तो ये 6a स्क्वायर हो जाएगा। इनसे डरना नहीं है, ये चीजें ना बहुत डराती है लोगों को। ये कभी है ना ऑक्टागन दे देते हैं, कभी पेंटागन दे देते हैं, ठीक है, कभी डेकागन दे देते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में तो ऑलरेडी काम करके आए हम, और इनको फिर से यूज में लेंगे तो हमें फिर से याद आ जाएंगी चीजें। चलो इसका बताओ जरा, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया पहले निकाल लेंगे हम, यानी कि बेस का परिमाप, आधार का परिमाप, इसके आधार का परिमाप 3a हो गए, इंटू हाइट, हाइट h मानी है हमने, इसकी h हो गई, प्लस 2 इंटू बेस एरिया, प्लस 2 इंटू बेस एरिया। अच्छा इसका बेस एरिया क्या होंगे? ये ट्रायंगल का एरिया क्या होंगे? इसकी जमीनी भाग ये रहा, छत वाला भाग ये रहा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सभी साइड स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 और a स्क्वायर होता है या नहीं होता है? बताओ मुझे आप लोग। ये आ जाएगा ऐसे आंसर इसका। समझ में आया आप लोगों को कैसे कर रहे हैं हम लोग चीजों को? ठीक है, ऐसे ही आप इस पे आ जाओ एक बार। तो मुझे बताओ, इसमें पहले तो कर्ड सरफेस एरिया निकाल दें हम। इसमें 4a था, इसमें 3a था और इसमें 6 है। ये 4 साइड वाला था, 3 साइड वाला था, 6 साइड वाला, तो ये हो जाएगा 6a इंटू h प्लस 1 मिनट 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। अब मुझे बताओ इसका बेस एरिया कैसे निकलेगा? आपको याद है मैंने अभी 2D में पढ़ाया है पिछली लास्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 16-17 में। हेक्सागन का एरिया कैसे निकलता है? हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन? याद है आप लोगों को कैसे निकलता है हेक्सागन का एरिया? याद है या नहीं? मैं छोटा सा एक डेमो दे देता हूं, ठीक है। जैसे ये हेक्सागन बना हमारा, ठीक, तो हेक्सागन में क्या होता है, एक कोई मिड पॉइंट मान लो, वहां से अगर आप ये मिलाओगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, और ये भी स्मॉल है, और ये भी स्मॉल है, और फिर ये भी हो जाते हैं, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी। अगर ये स्मॉल ए है सभी के सभी, तो फिर इनकी भी लंबाई स्मॉल ए ही होती है। ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। अब अगर आप भूल गए हो तो लोड मत लेना, अभी तो अब आगे बढ़ो, वो वहां फिर से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमें पता है इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो जो बेस का जो एरिया होगा, मतलब इस हेक्सागन का एरिया 6 टाइम इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 6 मल्टीप्लाई √3/4a स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। लेकिन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 6 टाइम्स ऑफ √3/4a स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से बात समझ में आ गई है कि किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। अच्छा देखिए, अब वो जो 2 लोग और थे ना जो हमने इधर चलाए थे, उनका भी देख लें हम लोग। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और उन दोनों को भी देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आए, ठीक है। तो देखिए आप लोग, एक आदमी और था बेलन हमारे पास,
सिलेंडर बोलते हैं हमेशा, ठीक है, लिख लेना आप लोग ये नाम। वैसे अभी यूज में आएंगे बहुत ज्यादा, तो वहां दिक्कत नहीं है, आपको नाम अभी याद नहीं हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसे हम सिलेंडर बोलते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा तो क्या दोगे आप लोग? पहले तो इसका कट सरफेस एरिया बताओ, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर यानी 2πr, और हाइट हमने इसकी h मानी है तो ये इंटू h। इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ये हो गया हमारा कर्ड सरफेस एरिया। अब 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, ये एक सर्कल है ना, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर होता है या नहीं होता है? ये हो गया आंसर। तो दोस्तों आपको समझ में आया, मजा भी आया होगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई भी टोटल सरफेस एरिया किसी भी प्रिज्म का पूछा जाए तो बड़ी आसानी से हम लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के साथ। तो दोस्तों ध्यान देना, कितनी चीज होती है? 3 चीजें होती है, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 3 में से हमने 2 पढ़ लिए, कर्ड सरफेस एरिया पढ़ लिया, टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो वॉल्यूम का जो भाग है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रिज्म के बाद पता है हम लोग पिरामिड पे आएंगे। किस पे आएंगे? पिरामिड पे, ठीक है। तो दोस्तों चिंता ना करें, केवल 3 वेराइटीज होती है, एक प्रिज्म, एक पिरामिड और एक अकेला होता है स्फेयर, गोला। 3 वेराइटीज में पूरी दुनिया खत्म कर देंगे हम 3D की, ठीक है। बड़े निश्चिंत होकर पढ़िए आप लोग, मजा लेके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा आराम से पढ़ाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।